तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 268 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग अपने ट्रेजर को यूज करना शुरू हो गया कर लिया होता है, जिसके साथ कह सकते हो कि वो जो भूकंप मचती है वो पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में फैल पड़ती है, जिसकी वजह से अपना जो डीकिंग होता है वो भी समझ जाता है कि ये गैलेक्सी मोनार्च कोई और नहीं लुओ ही है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जो लू फेंग की क्लोन होती है उसकी पावर अभी गॉड स्टेज के अर्ली स्टेज होती, मतलब गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज वाले लेवल पे होती है। और ये प्रोसेस जो हो रही थी, जो कि उसकी क्लोन मर्ज हो रही थी वर्ल्ड ऑफ पाल्म की वजह से, उसके अंदर जो एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा निकल रही होती है। और जितने भी पावरफुल बेंग्स होते हैं वो इनको झलक को देख सकते हैं, मतलब जो वीक बंदे हैं वो ये नहीं देख सकते कि लू फेंग का क्लोन और जो साथ में वर्ल्ड इन द पाल्म है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे ही इसकी झलक को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग देखने लगते कि आखिरकार ऐसा कर कौन सकता है कि एक स्ट्रेंजर जिसके पास एक गॉड एम्पर की पावर है और वो अपने आप को एक पान में मर्ज कर रहा है। इतना पावरफुल ट्रेजर और हो कौन सकता है। आखिरकार लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी के अलावा यहाँ पे है ही कौन। ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में इम्पॉसिबल है कि एक साथ दो अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस वाले बंदे अपीयर हो जाए। जिसके साथ में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी 5 टावरिंग पीक पे खड़ा हुआ होता है और उसी फ्यूरी जायंट क्लॉज को लिए होता है। हंसते हुए क्या आता है कि लगता है कि मैं अपने ब्रदर किंग से ये बात छिपा नहीं सकता। अब ब्रदर किंग ऑलरेडी वहां पे आकर हंसते हुए क्या आता है कि यार आपके सिवा और हो ही कौन सकता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस वक्त लू फेंग अपने ट्रू अपीयरेंस को रिवील करता है, जो कि गैलेक्सी ऑफ मोनार्च था। वो अपने मास्क को पहने हुआ था, वो अपने मास्क को उतार देता है। अब डी किंग भी उसी पीक के पास आ चुका होता है। स्माइल करते हुए क्या आता है कि तुम्हारे पास तो सच में इतनी पावरफुल डोपलगैंगर मौजूद है और साथ में इतनी पावरफुल ट्रेजर से आखिरकार ब्रदर इन्हें के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जिसके साथ वो फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या ये कोई एक नेचुरल ट्रेजर से, और वो उसी माउंटेन क्लॉ की तरफ देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे वो ये चीज देखकर समझ तो गया था कि एक नेचुरल ट्रेजर से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी में अगर इसको रखा गया तो इसकी जो पॉइंट्स होगी वो लगभग 30 से 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट जितनी जरूर होगी। इसके साथ लू फेंग भी हामी भरते हुए कहता कि हम ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर से, क्योंकि लू फेंग ने अपने इतने लंबे अरसों के इंतजार में उसने इसके बारे में रिसर्च किया था। लू फेंग ने कई सारे सीक्रेट पैटर्न्स को भी देखा होता है और साथ में बाकी के इनेट ट्रेजर्स को भी देख रखा होता है। जिसके साथ उसे ये पता चला था कि जो लू फेंग के पास अभी ट्रेजर मौजूद थी वो एक स्पेशल लाइफ रिमेन से थोड़ी सी ही इंफीरियर मौजूद होती है, लेकिन आफ्टर ऑल ये एक ट्रेजर थी। तो कह सकते हो कि लू फेंग की काम की चीज थी। अब डी किंग उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे ड्रीम रियलम से ऑब्टेन किया है। तो लू फेंग भी हामी भरता और कहता कि हाँ मैंने वहीं से ऑब्टेन किया है, क्योंकि इतने सारे ट्रेन के बाद मुझे सिर्फ एक ही ट्रेजर मिला है जो कि एक इनेट ट्रेजर होता है। जिसे सुनकर डी किंग भी स्माइल करते हुए कहता कि यार मैं तुमसे बहुत लंबे अरसे से कल्टीवेट करता आ रहा हूँ। तुमने जितना कल्टीवेट भी नहीं किया उससे ज्यादा मैंने ड्रीम डोमेन को एक्सप्लोर कर रखा है। साथ में मैं टियांजू रियलम में भी काफी लंबे अरसे से रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास सिर्फ 2 इनेट ट्रेजर्स ही बचे हुए। तुम तो इतने जल्दी एक ट्रेजर को ले भी लिए हो। साथ में वो और भी कहता है कि मेरे ओपिनियन से इसकी वैल्यू स्पेशल लाइफ रिमेन जितनी जरूर हो गई होगी। लू फेंग भी कहता कि हाँ ऐसा तो होना ही था। लू फेंग की नेट ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब डी किंग उससे फिर से पूछता है कि यार क्या तुम अपने इस इनेट ट्रेजर को ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर तो नहीं ले जाने का प्लान कर रहे हो। अब वो ये देख पाता कि ये इनेट ट्रेजर कितना ज्यादा पावरफुल है जो कि ह्यूआंग सिटी को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो लू फेंग कहता है कि नहीं मैं इसको बाहर नहीं ले जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ह्यूआंग सिटी को कहा जाए तो अभी के मर्तबा ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का सबसे सेफेस्ट प्लेस करार दिया गया होता है। इसे करार देने वाला कोई और नहीं डी किंग होता। मतलब डी किंग कहता है कि ह्यूआंग सिटी अभी के फिलहाल ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस में एक थंडर माउंटेन से भी ज्यादा सेफ प्लेस ये कहा जा सकता है। इसकी सेपरेशन जो है काउजन इफेक्ट से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको तो मैं भी परसीव नहीं कर पा रहा हूँ। अब लू
लूफेंग सच में इसको परसीव नहीं कर सकता था, मतलब इसके काउज एंड इफेक्ट को नहीं जांच पाता अगर उसके पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ न मौजूद थी। लेकिन उसके पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी तो वो अपने और ह्यूआंग सिटी के बीच में जो कनेक्शन है उन सबको देख पा रहा होता है, बाकी और के मेथड्स इसको नहीं देख पाएंगे, जिसके साथ हमें तभी दोनों एंचेस्टर को दिखाया जाता है, मतलब थंडर एंचेस्टर, यानफेंग एंचेस्टर दोनों वहां पे आ जाते हैं क्योंकि वो एंचेस्टर है तो उनको इतने पावरफुल कमोशंस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होता है। यानफेंग एंचेस्टर जैसे ही वहां पे आते हैं वो कहते हैं कि क्या ही ये नेचुरल ट्रेजर है, और वो भी उसी क्लॉ को देख पा रहे होते हैं जो कि एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ जितनी पावरफुल होती है। यहाँ पे बताया जाता है कि लूफेंग के जो क्लॉ होती है जिसने कि उसे ह्यूआंग सिटी को लिफ्ट करने में यूज की होती है, उसको काफी लंबे अरसे से एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ में नेचर किया गया होता है और इसे ड्रीम डोमेन में रखा गया होता है। इसी कहानी इतना पावरफुल नेचुरल ट्रेजर बन पाया होता है, इसकी वैल्यू इनफ थी स्पेशल लाइफ रिमेंस को राइवल करने के लिए। अब लूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है यानफेंग की इन बातों को सुनकर, और कहता है कि यार तुम भी क्या ही कह रहे हो। इसके साथ यहाँ पे कहता है कि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मिला है। अब यानफेंग एंचेस्टर भी ये सब सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन सब के बारे में सुन रखा है, तो नेचुरली मैंने बस ऐसे ही बक दिया, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अब थंडर एंचेस्टर भी उस बहुत ही पावरफुल पॉ की तरफ देखने लगता है और वहां पे वो भी कह देता कि इन्हें क्या तुम इस इनेट ट्रेजर को बेचना चाहते हो, मैं तुम्हें एक इनलाइटमेंट इनहेरिटेंस दे सकता हूं, इसकी डायरेक्टली पॉइंट सेमी ह्यूमन लेवल तक की होगी। अब ये सुनकर जो डीकिंग बगल में खड़ा होता है वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से पता थी कि जितने भी गॉड लेवल के नीचे के लेवल्स के इनहेरिटेंस आते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन जो सेमी ह्यूमन लेवल के ऊपर के इनहेरिटेंस आते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे लूफेंग भी कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है। अब थंडर एंचेस्टर भी पेशेंस होता है और कहता है कि अगर तुम अभी इसे नहीं सेल करना चाहते तो क्या हुआ, फ्यूचर में जब तुम इसको बेचना चाहोगे तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और थंडर एंचेस्टर जो कि इतने लंबे अरसे तक जी चुका था उसे अच्छे से पता था कि टाइम का वैल्यू कितना ही होता है, आगे आने वाले समय में कुछ भी बदल सकता है, मतलब लूफेंग को जरूरत हुई तो लूफेंग क्यों ना बेचेगा क्योंकि प्रैक्टिस का चेंज माइंड कभी भी बदल सकता है। फ्यूचर में लूफेंग को अगर कोई जरूरत हुई तो वो करेगा। जिसके साथ लूफेंग दूर में देखता है तो दूर में देखने पे पता चलता है कि फेंग जी जो कि एंचेस्टर ऑफ ईस्टर्न डी डोमेन का होती है वो भी यहाँ पे पहुंच जाती है। लूफेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के सारे गॉड एम्पर यहाँ पे आ गए हैं, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। अब यहाँ पे लूफेंग हाथों को वेव करता है और एक केव ड्वेलिंग टेबल और स्टूल अपीयर हो जाते हैं, साथ में खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है। मतलब लूफेंग अपने मेहमानों की खातिरदारी करना कैसे छोड़ सकता है। इसी के साथ लूफेंग कहता आइए बैठिए और चलो खाते पीते हैं। जिसके साथ लूफेंग एंचेस्टर ऑफ टू नेशन डी किंग और एंचेस्टर ऑफ ईस्टर्न डी डोमेन वहां पे एक साथ बैठ चुके होते हैं। इमीडिएटली लूफेंग वहां पे अपनी चारों तरफ देखता है और बताया जाता है कि यार ये पांचों ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के 5 मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक थे, मतलब यही फर्स्ट 5 पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे रूल किया करते थे। जिसके साथ में लिंगजी को दिखाया जाता है, मतलब वही ईस्टर्न जी डोमेन के बंदी को दिखाया जाता है जो कि लूफेंग की तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने तो बस गेस किया था कि आखिरकार यहाँ हो कौन सकता है अपने गैलेक्सी नेशन के एंचेस्टर के अलावा। मुझे लगा ही था कि ये लुओ ही होगा, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि यार तुम ही सच में हो सकते हो क्योंकि लुओ ही तुम काफी ज्यादा यंग हो और मुझे विश्वास नहीं होता। अब यहाँ पे वो भी सोचने लगती है कि यार ऐसे हो कैसे सकता है, मतलब हर किसी के मन में ख्याल होता है कि यार ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। इसके साथ यानफेंग एंचेस्टर भी खुद लूफेंग से पूछ पड़ते हैं कि लू ही कहीं तुम री इनकारनेटेड तो नहीं हो, क्योंकि तुम इस लेवल तक सिर्फ 1000 ईयर्स के कल्टीवेशन में ही पहुंच आए हो। क्योंकि जितने भी पावरफुल बीइंग्स थे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के इतिहास में उनके कल्टीवेशन को देखा जाए, उनके सीक्रेट टेक्निक को देखा जाए तो कोई भी लुओ ही का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जरूर री इनकारनेशन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यही तो एक चीज है, री इनकारनेट करने के बाद तुम्हें हर एक चीज पता हो कि कैसे क्या करना है, इसलिए तुम इतना पावरफुल बन पाए होंगे। अब थंडर एंचेस्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हो सकता है, ये अगर हो ना हो कि हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड का हो, लेकिन ये दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड का री इनकारनेशन बंदा हो सकता है। अब जैसे ही वो बोलता ही यानफेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर दोनों लूफेंग की तरफ घूर कर देखने लगते कि क्या ये बात सच है। अब देखो थंडर
थंडर एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि देखो ऑरिजिन वर्ल्ड बहुत सारी होती हैं, थंडर एंसेस्टर सिंपली कहना चाहते हैं कि तुम किसी दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड से यहाँ पर आए हुए हो रीइंकार्नेट करके। अब लू फेंग भी इस बात को जानकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या पावरफुल बेंग जो कि दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड में रहते हैं वो यहाँ पे रीइंकार्नेट करके आ सकते हैं, क्या ऐसा ऑरिजिन कंटेंट में पहले हुआ है? अब इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी से लू फेंग तो ये पता चल गया था कि यहाँ पर एक रास्ता है जिससे कि आप दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर सकते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या अभी तक कोई करके ऐसा आया है या फिर नहीं। तो ये जानकर एंसेस्टर ऑफ फ्लेम विन हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो अभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे कोई नहीं है, लेकिन हमें काफी ज्यादा विश्वास है कि ऐसे दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स में हो सकते हैं। जिसके साथ थंडर एंसेस्टर कह देते हैं कि क्या तुम रीइंकार्नेटेड नहीं? हम यहाँ पे वो कहते हैं लू हो, तुम जरूर किसी रीइंकार्नेशन साइकिल से ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए होंगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आए हुए सिर्फ 1500 ईपोज ही हुए, लेकिन फिर भी तुम इस रियलम तक पहुंच गए हो। अब डू किंग भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान था, वो भी लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि इतनी अच्छी टाइमिंग, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। विंचेस्टर थे जो 2 कंट्रीज के, वो भी लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि लू फेंग की जो स्ट्रेंथ है इतने शॉर्ट टाइम में इतनी पावरफुल बन पाने की, उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और अगर दूसरे एंशिएंट नेशंस, दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो लू फेंग एक मॉन्स्टर की तरह देखा जा सकता है। और यहाँ पर इस मॉन्स्टरपन का एक ही तरीका है कि लू फेंग कोई रीइंकार्नेशन वाला बंदा हो सकता है। अब ये सब देखकर लू फेंग भी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता कि समझ लो कि मैं एक रीइंकार्नेटेड बंदा ही हूँ। मतलब ऐसे ही लू फेंग कह था, क्योंकि लू फेंग उन सबको सारी चीजें एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता था कि यार कैसे वो अपने टीचर का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे मारा, मतलब वो कहानी तो नहीं सुनाने वाला था। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो बंदे उसकी तारीफें करने लगते कि इतने कम समय में इतने बड़े अकम्प्लिशमेंट को हासिल कर पाना, यहाँ पे सच में तुम तो जीनियस में आने वाले होंगे। बिलियंस ऑफ वर्ल्ड से तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं टिक पाएगा। ये टैलेंट, ये पोटेंशियल से काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और इस मूवमेंट पे उन सभी को अंदाजा हो गया था कि आखिरकार ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। अब ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इस मूवमेंट पे हमें ये भी बताया जाता है कि जितने भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट्स पे गॉड किंग, मोनार्च, एम्पर्स थे, वो सभी ह्यूआंग सिटी की तरफ ही देख रहे होते हैं। सबको सर्टेन पॉसिबिलिटी तो हो चुकी थी कि यहाँ पे कौन हो सकता है। अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं हुआ था कि यार लुओ ही गैलेक्सी मोनार्च हो सकता है। सिर्फ यही 5 बंदे किए हो और एक वही एम्पर फू, उनको विश्वास तो हो ही गया होगा अभी तक। और साथ में जितने भी एम्पर्स थे, मोनार्च थे, वो सब सिर्फ यहाँ पे सोच रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लुओ ही गैलेक्सी ऑफ मोनार्च से, मतलब गैलेक्सी वही लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी है। जिसके साथ हमें वहाँ पे 3 एम्प्रस को दिखाया जाता है, जिनमें एम्पर यान, एम्पर जी, एम्पर यू एक साथ आ जाते हैं। और वहाँ पर डियान को भी यहाँ पे लगने लगता है कि जो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी है उसकी ट्रू आइडेंटिटी लुओ ही हो सकती है। कंफर्म उसे भी नहीं पता होता है, वो अपने इस थ्रोन पे बैठा होता है और उसके अंदर कह सकते हो कि उसके अंदर से पसीने छूटने लगते हैं। बंदा बवाल हो चुका था कि यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जान चुका था कि यार गैलेक्सी मोनार्च कोई और नहीं है, अपना ये लुओ ही है। लेकिन फिर भी ये जानकर बंदे की फट पड़ी थी, क्योंकि उसने लू फेंग के साथ काफी ज्यादा बुरा कर दिया था। अब डीवू उसको देखकर कहती है कि आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अगर ह्यूआंग सिटी में एक पावरफुल सीक्रेट अपीयर भी हो गया तो इससे ये पता तो नहीं चल जाता कि लुओ ही लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी है। मतलब जो डीवू होती है उसे भी अच्छे तरह से कंफर्म नहीं होता, मतलब वो भी ऐसे अपने डियान को संतावना दे रही होती कि चिंता मत करो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। अब यहाँ पे ये देखकर अपना जो डियान होता है वो कहता है सिस्टर यू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है जो पावर उस ट्रेजर से निकल रही है वो ऑलरेडी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट को टच कर चुकी है। और डियान यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान था, मतलब बंदे की तो फटी हुई थी। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसको आगे कहता है कि इवन दो ह्यूआंग सिटी की आइसोलेशन पावर थंडर माउंटेन से ज्यादा हो चुकी है, मैं ह्यूआंग सिटी के अंदर के लाइफ को फील तक नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अंदर क्या है, कौन सी जिंदगी है, क्या चल रहा है, मैं उनको फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये देखकर डीजी कहता है कि बात तो सही है। आइसोलेशन की टर्म की बात करें तो थंडर माउंटेन फर्स्ट रैंक पे आता था, जो कि काउजन इफेक्ट को भी गायब कर सकता था और इसे फर्स्ट होली लैंड कहा जाता है। लेकिन ये आइसोलेशन इफेक्ट जो कि ह्यूआंग सिटी पे है ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब डियान भी कहता कि हाँ ये उस ट्रेजर पे डिपेंड करता है जो कि उसको मास्टर करता है।
है। मतलब यार लू फेंग ने उसको अच्छे से विल्ड किया था, इसलिए उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है कि अगर ग्यूजी और बाकी सबके पास पावरफुल ट्रेजर्स होते हैं, अगर वो भी उस पावरफुल ट्रेजर्स को यूज कर पाते, लेकिन अगर उसको यूज करने के बाद भी उनकी इतनी पोटेंशियल न होती कि वो उनके फुल फॉर्म को रिलीज कर सके, तो वो ट्रेजर बेकार ही हो जाता, वो उतने पावरफुल प्रेशर को रिलीज ही नहीं कर पाता। लेकिन लू फेंग ने सिर्फ सुपर जायंट क्लॉ को यूज किया था और सच में काफी ज्यादा थी, उन सबके 12 से भी ऊपर लेवल की जा चुकी होती है। और डियान अर्जेंटली कहता है कि एक साथ ऐसे पावरफुल बंदे की अपीयरेंस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में हुई है, एक के साथ पावरफुल ट्रेजर से, आखिरकार ये हो सकता है तो एक ही लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी, दूसरा कोई और बंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 5 क्लॉज थे वो ऑलरेडी युवांग सिटी को हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक घेर रखी होती है। और आखिरकार जिस स्पीड से वो ही ग्रो कर रहा था, राइज कर रहा था, वही ये हो सकता है। उसकी जो फॉर्मेशंस थी, उसने जो गैलेक्सी किंगडम्स के रूलर को देखा था कि कैसे गैलेक्सी किंगडम ने अदर 3 किंगडम्स के रूलर को मार दिया था, बाद में उसकी जो ट्रेड थी वो साथ में लुओ ही की हाथों में आई थी। आखिरकार किसके हाथों में आ सकती है? मतलब वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, वो अपने आप को यकीन दिलाने लगता है कि लुओ ही गैलेक्सी लॉर्ड है। जहां पर वो कहता है कि लुओ की तो स्पीड इतनी तेजी से बढ़ रही थी, साथ में गैलेक्सी किंगडम ने 3 रूलर्स को मारा, जिसके साथ उसकी जो किंगडम थी वो अपने लू फेंग के हाथों में आ गई, जिसके साथ वो ये भी कहता कि लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी एविल्स को काफी ज्यादा नफरत करता था और साथ में अपने देश को काफी ज्यादा प्यार भी करता था। और बात कर लुओ ही की तो उसकी भी ग्रोथ काफी ज्यादा बहुत ज्यादा थी। उसकी जर्नी को देखा जाए तो वो हमेशा से एविल्स को बहुत ज्यादा नफरत करता था, वो भी अपने देश को काफी ज्यादा प्यार करता था। और डियान बहुत ही परेशान होते हुए कहा था कि इन सबको देखने के बावजूद भी तुम सबको विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे पक्का विश्वास हो गया, मुझे 80 से 90% यही चांस है कि लुओ ही गैलेक्सी किंगडम का रूलर हो सकता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है डियान के बारे में कि डियान यानफेंग एंशिएंट नेशन का फर्स्ट एम्परर मौजूद था पहले के समय। अभी डीफू हो चुका है, लेकिन पहले डियान एम्परर हुआ करता था और उसने भी अपने एबिलिटी से अपने पूरे के पूरे किंगडम को चलाया होता है। कह सकते हो कि इसका दिमाग बाकी सबसे काफी ज्यादा तेज चलता है, इसकी विजन काफी ज्यादा अच्छी और शार्प होती है। उसने ऑलरेडी लू फेंग के पोटेंशियल को नोटिस कर लिया था और इसलिए वो लू फेंग को शुरुआत से ही सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सबके लू फेंग पे नजर थी भी नहीं, इसलिए उसने लू फेंग को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि लू फेंग की जो ग्रोइंग रेट है वो इतनी टेरिफाइंग हो जाएगी कि वो उसको रोक ही नहीं पाएगा। इवन दो यहाँ पे वो इन सबको देख पाता हो, बंदे की तो फटी हुई थी, जिसको देखकर डीजी उससे कामली कहता है कि अगर वो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी हुआ भी तो क्या हुआ है, हमने बिलियंस ऑफ लाइफ को प्लंडर नहीं किया है, हमने उन्होंने मारा नहीं है और हमने कुछ मेजर पाप भी नहीं किए हुए हैं। अब डियान ये सुनकर उससे कहता कि डीवू और तुम दोनों का तो डीचू के साथ अपना एक लाइफ एंड डेथ ट्रेड चल रहा, मतलब उन दोनों के बीच में आपसी झगड़ा चल रहा है, तो आखिरकार ऐसा है ना, हो सकता है कि तुम दोनों पे भी उसका गुस्सा निकाल दे। अब डीवू भी कहता कि देखो हमने कोई भी लुओ के क्लैंस और सेक डिस्पर्स को नहीं मारा है, और बात करें ग्रेवियंस की तो डीचू के बीच में तो उसके जिनर्स अभी तक जिंदा है और वो अच्छे से जी रहे हैं, बल्कि मैंने खुद के अपने 2 बच्चों को लॉस किया है और मैं ही हूँ जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है। मतलब यार लू ही तो इस पर अटैक नहीं करने वाला, एक तो ऑलरेडी इसका 2 बेटा मारा गया है और डीचू का बेटा जो है वो अभी तक जिंदा रह रहा है, जिसका टाइम डीजी डियान की तरफ देखकर कहता है कि हम लोग अल्टीमेटली यानफेंग एंशिएंट किंगडम के एम्परर से, और जब तक हम यहाँ पे कोई बड़ा पाप न करेंगे तो एंसेस्टर हमारे ऊपर मर्सीफुल दिखाते रहेंगे, और हमारे सबसे बड़ा पाप न होगा तो वो भी हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। यहाँ पे डियान भी डीजी की तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना चाहते हो। अब यहाँ पे उन सब का भी मंसूबा था कि वो भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाए, क्योंकि मरना किसे ही पसंद होता है। इसके साथ वो सब आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन अपनी किस्मत दूसरे पावरफुल बंदों के किस हाथ में मत रहने दो। मतलब कि वो सब उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि यार फटने की बात नहीं, अपने आप को सिल लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तुम्हारा उसके साथ कोई भी लाइफ एंड डेथ वाली बैटल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये लू फेंग पे डिपेंड करे कि आखिरकार लू फेंग उन सब का क्या करना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इन्होंने उतना बुरा भी कांड नहीं किया होता है, इसलिए चांसेस है कि लू फेंग इन सबको मारेगा नहीं, बस माफ कर देगा। हो सकता है कि ये लोग सुधर जाए तो अलग बात है, वैसे भी लू फेंग को अभी मारने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है फिलहाल के एपिसोड्स तक में। इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ, मतलब यहाँ डीजी जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ
आपसे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये जाना है कि ओरिजिन वर्ल्ड की बाहर के दुनिया के अंदर जिनके पास अल्टीमेट 12 लाइफ फॉर्म्स की बॉडी होती है वो सबसे वीकेस्ट कहलाते हैं और सबसे लोएस्ट में आते हैं। मैं वहाँ पे जाके मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं सिंपली ओरिजिन कॉन्टिनेंट में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे आराम से रहना चाहता हूँ। डियान भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहा था कि यार बंदे की ख्वाहिश है तो इसको ख्वाहिश ही रहने दो, क्योंकि यार उसे भी पता था कि अगर वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के विनाश का इंतजार करेगा और साथ में वो डीजी के साथ जाएगा तो डीजी जरूर एग्री करेगा, क्योंकि लास्ट में हर कोई का मन बदल सकता है। डीजी जो कहता कि बिलियंस ऑफ ईयर्स तक मैं आराम करूंगा तो वो करेगा, लेकिन अंत होने के बाद वो भी फैसला करेगा कि वो जाएगा ही और जाना तो पड़ेगा ही। वो बस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आराम से अपनी जिंदगी काटेगा, धीरे धीरे कल्टीवेट करेगा, लेकिन बिलियंस ऑफ टाइम्स काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने इन सबको छोड़ दिया होता है। इसके साथ हर तरफ यही चीज बातें हो रही थी, माहौल यही बना हुआ था कि आखिरकार ये सब क्या हो रही है। और इसी के साथ हमें एम्परर चू को दिखाया जाता है जो कि हुआंग सिटी की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो भी देख रहे होते कि कैसे एक बहुत बड़ा क्लाउड पूरे के पूरे हुआंग सिटी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसकी पावर तो थंडर माउंटेन से भी काफी ज्यादा होती है और वो भी सोचने लगते हैं, खुद से कहते हैं कि इतने पावरफुल ट्रेजर्स को कंट्रोल करना, वो भी बिना किसी डर के कि यहाँ पे दोनों एंसेस्टर आके उससे वो ट्रेजर छीन सकते हैं। आखिरकार इसे कौन ही कर सकता है, ये जरूर गैलेक्सी एम्पायर ही हो सकता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो इतने पावरफुल मेथड्स को, इतने पावरफुल ट्रेजर्स को हुआंग सिटी पे ही क्यों यूज करेगा, आखिरकार वो हुआंग सिटी को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहेगा। एम्प्रेस फूल नहीं थे, एम्परर चू भी फूल नहीं थे। इस टाइम उन्होंने इन सब को देख लिया होता है और लू फेंग के मेथड्स को भी उन्होंने देख लिया होता है और साथ में उन्होंने भी अंदाजा लगा लिया होता है, वैसा सबने अंदाजा लगा लिया होता है कि लू फेंग ही लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी होता है। इसके साथ वो भी कंफर्म करने के लिए सीधे अपने डिसेल्पर से कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि लू ही। अब लू फेंग भी जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है मास्टर। अब देखो लू फेंग अभी भी अपने मास्टर को नहीं भूला होता। लू फेंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो अपने मास्टर को कभी भी बिट्रे नहीं करता। यहाँ पे लू फेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपने माउंटेन सिटी गेस्ट को भी मास्टर मानता है और साथ में डीचू को भी अपना मास्टर मानता ही होता है। इसी के साथ उसे जल्दी से रिस्पॉन्ड भी करता है। अब एम्परर चू से फिर से पूछते कि लू ही, क्या तुम गैलेक्सी किंगडम के रूलर हो? तो यहाँ पे लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता कि हाँ, मैं ही गैलेक्सी किंगडम का लॉर्ड हूँ और यहाँ पे आपके डिस्पल की गलती है जो कि मैंने अपने मास्टर से इतने लंबे अरसे तक इसे सीक्रेट रखा। अब ये सुनते ही डीचू की मानो खूनी कॉल उठती है, मतलब बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि यार ये क्या 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 रहा है, मतलब रिएक्शन देखने लायक थी। आपको जब पता चले कि यार जिससे आप फाइट करने गए हो, जिसको आप अपना डिस्पल मानते हो, जो आपसे कमजोर था, जो आपसे ट्रेनिंग लिया करता था, वो आपसे इतना पावरफुल हो गया कि आपको किसी भी वक्त मार सके, मतलब इस लेवल का टेरिफाइंग बंदा हो चुका है। तो यार डीचू की यार शक्ल देखने लायक होगी, मतलब कि उसकी भी रिएक्शन अलग ही होती है कि यार मेरा डिस्पल इतना पावरफुल बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा और रिएक्शन दिखाया जाए और साथ में कुछ और चीजें दिखाई जाए। लू फेंग कैसे बाहर की दुनिया में जाएगा, क्योंकि अभी लू फेंग का टाइम हो चुका है कि लू फेंग बाहर की दुनिया में जा सके। तो हो सकता है कुछ एपिसोड्स बाद ही लू फेंग बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।